स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर हम लोग सामान्य विज्ञान को समराइज कर रहे थे दृष्टि कुक बुक से। आज हम लोग इसमें ऊष्मागतिकी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ऊष्मा का जो पार्ट है वो हमने देखा। आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी अप्लाइड साइंस में आता है और इसका जो व्यवहारिक उपयोग है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आयोग का फेवरेट सेगमेंट है थर्मोडायनेमिक्स। और थोड़ा जो साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के स्टूडेंट वो तो पढ़े होते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको थोड़ा सा ये चैप्टर उन्होंने साइंस में कम पढ़ा होता है तो थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो अगर आपको साइंटिफिक लैंग्वेज ना भी याद रहेगी और आप समझ जाएंगे तो आप इसके उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को अप्लाइड सीखना है, यहाँ पे बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन पर नहीं जाना है। तो समझते हैं क्या है ऊष्मागतिकी। अगर आपने ऊष्मागतिकी शब्द सुना है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है, हमें अगर ये बात समझ में आ गई तो हम अपनी बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। ऊष्मागतिकी जो है, दरअसल इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है और ऊष्मा है उसके बीच में ये संबंध है। यानी कि ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य के बीच परस्पर संबंध का वर्णन करती है। तो यही इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब इस संबंध को हम समझें कैसे। समझने के लिए आपको एक आसान सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे साइकिल में अगर हवा भरते समय पंप का बैरल गर्म हो जाए तो आपको ये पता चल सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया गया, इससे क्या हुआ कि हीट जनरेट हुई। तो दोनों में रिलेशन है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो ब्रेक लगाने पे ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं, या आप अगर हथेली को रगड़ करके देखें तो अपनी हथेलियों को आपस में ठंडी में, तो भी आपको गर्मी महसूस होती है। तो जो यही मैकेनिकल एनर्जी है और जो हीट है, इन दोनों में जो रिलेशन है, इसी की स्टडी क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स। तो चूंकि हमारे जीवन में मैकेनिकल एनर्जी का बहुत प्रयोग है, तो सारे काम ही अब तो सारी मशीनों के जरिए काम हो रहे हैं, तो उनका हीट से क्या रिलेशन है ये हम लोगों को पढ़ना है। और ये हम लोग समझते कैसे हैं इन सबको, तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम से समझते हैं। क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो इस बुक में दी गई है। वह निकाय जिसकी अवस्था को दाब, आयतन, ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। मतलब ये तो सीधी सी बात हो गई ना कि आपको यहाँ पर तीन बातों का ध्यान रखना है। दाब, आयतन और ताप, तीन चीज़ें ऐसी हों। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो निश्चित सीमाओं से बंधी हुई हो। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु हैं, उनको एक समूह पर इन्हीं तीनों के निश्चित आयतन में उनको रखा गया हो, तो उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इसको व्यवहारिक भाषा में कैसे समझेंगे। जैसे आपका घर में एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर में जो गैस भरी है उस पर एक निश्चित प्रेशर है, सिलेंडर का एक निश्चित वॉल्यूम है, आयतन है, और उसका एक निश्चित टेम्परेचर भी है। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसमें बदलाव आएगा कि नहीं, इस सिस्टम में चेंज आएगा। यानी कि जब भी हम इसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस ले आएंगे तो हीट में क्या चेंजेस आएंगे, वही रिलेशन ही तो बात करेगा हमारा थर्मोडायनेमिक। जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारा वहीं पर पढ़ना है। तो ये रहा हमारा। ऐसे आप फुटबॉल भी देख सकते हो, फुटबॉल का भी एक निश्चित आयतन है, उसका भी एक ताप है, और उसमें भी जो हवा है प्रेशर के तहत भरी हुई है। तो ये क्या होगा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। आप भी बना सकते हैं कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आप कोई कंटेनर लीजिए, कंटेनर का ढक्कन ऐसा हो जो पिस्टन के तौर पे हो कि जिसको आप ऊपर नीचे आ जा सके। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें एक जो ऐसा ढक्कन लगा हो जो बिना घर्षण के ऊपर नीचे हो सके। तो इसमें मान लीजिए आपने अगर कोई वाष्प है, कोई द्रव है, कुछ है भरा हुआ, जब इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो इसमें कुछ बदलाव आएगा, तो इस ढक्कन को ऊपर नीचे करेगा कि नहीं। यानी कि एक सिस्टम आप भी बना सकते हो कि एक प्रेशर के तहत जो काम कर सके टेम्परेचर पे। तो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम सीधी सीधी भाषा में यही है कि जो एक निश्चित दाब, आयतन और ताप का जो है उसको व्यक्त किया जा सके किसी के जरिए। कोई ऐसा निकाय हो, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा डिब्बा हो, कोई ऐसा सिलेंडर हो, कोई ऐसा कंटेनर हो, वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ में आ गया। इसको लेके कई नियम हैं, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे कई हैं। तो आप इसको समझेंगे कैसे और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसको हमें थोड़ा समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। माफ कीजिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम।
ये क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो इसका ये जो दिया हुआ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम ही याद रखेंगे कि ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या कहता है। तो यह नियम बताता है कि यदि कोई दो निकाय का मतलब ए और बी, यहाँ मैंने बना रखा हुआ है दो निकाय, यानी कि ए निकाय ए सिस्टम, बी निकाय बी सिस्टम। मैंने आपको बताया कि सिस्टम एक कंटेनर भी हो सकता है ना, तो इसको समझ लीजिए कंटेनर ही समझ लीजिए, कमरा ही समझ लीजिए, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। तो यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय, जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा कमरा है, कंटेनर है, के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य है, यानी कि इन तीनों का टेम्परेचर बराबर है, तो वे परस्पर तापीय साम्य में होते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। अगर AC का टेम्परेचर सामान्य है, ठीक है, BC का टेम्परेचर सामान्य है, तो चाहे टेम्परेचर इधर ही से पास होके जाएगा चाहे इधर ही से होके जाएगा, A और B भी क्या होंगे? साम्य होंगे। बात समझ में आई? और थोड़ा समझते हैं। एक हमने यहाँ पर आसान डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, शून्य कोटि नियम की। ऊष्मा का प्रवाह, फ्लो ऑफ हीट, अधिक ताप से कम ताप की ओर, टेम्परेचर ऐसे चलता भी है, तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता है। तो आप हीट का ही बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि अगर कोई तीन सिस्टम ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें दो निकाय जो हैं वो तीसरे वाले से तापीय साम्य रखते हैं, तो क्या होगा? जो दोनों निकाय हैं ना, वो भी आप सोचोगे कि यार कि ए बी क्यों नहीं बराबर है। थोड़ा इसको आपको समझना चाहिए कि जो ए बी के बीच में दीवार मोटी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि इससे जो है यहाँ से ये दीवार की ताप की ये कुछ अलग है, यहाँ से टेम्परेचर का जो है आना जाना नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से ये गर्म हो ये ठंडा हो तो ये तो हो सकता है, लेकिन जो ये वाली दीवार बनाई है ना ये सुचालक है, तो यहाँ से टेम्परेचर आ जा सकता है, यहाँ से टेम्परेचर आ जा सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई दो निकाय अगर तीसरे निकाय से परस्पर तापीय साम्य की स्थिति में हो, यहाँ से, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तापीय साम्य की स्थिति में होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए एक सामान्य से नियम और देख लीजिए। अगर आप किसी कंटेनर में, कैसरोल में रोटी आपने रखी हुई है, गर्म है, उसमें एक ठंडी रोटी को रख दें तो वो रोटी का भी टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो बिना किसी दीवार के भी आपको समझ में आ गया। जब उसको आप बंद करेंगे तो क्या होगा कि वो टेम्परेचर क्या है दूसरे में प्रसारित हो जाएगा, कि जो वहाँ तापीय साम्यता है वो स्थिति हो जाएगी, और तब तक होता रहेगा जब तक कि वो तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, यानी कि टेम्परेचर अधिक से कम में नहीं जाना बंद हो जाता। समझ में आ गया? अप्लाइड क्वेश्चन इस पर जो आएंगे अभी इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर लिखा भी है कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, देन A इज इक्वल टू बी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? पहला जो है नियम ऊष्मागतिकी का, वो कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है। इसको कैसे समझेंगे? चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर पे हमने एक ऐसा ढक्कन लगा रखा है, पिस्टन है, जो बंद तो है ये, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसका ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है अगर इसको कोई प्रेशर इस पर काम करे तो। अभी क्या करना है कि यहाँ पर मान लीजिए हमने भर रखा है, कोई द्रव है, कोई पानी है, कोई कुछ भी इसमें भर रखा है। अब हम इसको क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट। इसको जब हम हीट देंगे तो क्या होगा? ऊष्मा दिया ना इसको। क्या कहता है? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, तो कुछ तो इसको गर्म करेगा, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो क्या करेगा? इस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर उठा देगा, इस पिस्टन को धक्का मार के ऊपर उठा देगा। और जब ये आप बाद में स्थिति देखेंगे तो क्या होगा? गर्म होने के बाद ये जो है ढक्कन कहाँ पर पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये जो आपका यह है इसका भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। मान लीजिए T1 था, इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है कि कुछ तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और कुछ इसमें जो कार्य हुआ है, इसको उठाया ना उसने तो कुछ कार्य किया, तो उसके उस परिवेश पर भी उसको काम करना पड़ता है। यही इसका नियम कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इसको समझते हैं। दरअसल जो पहला नियम है
वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की ही अभिव्यक्ति है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो इस पर लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट, उसका नियम यहाँ पर लागू होता है। ये जो प्रोसेस है ना, जो ये प्रक्रिया है इस तरीके से कि ऊष्मा से आंतरिक ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेके कई प्रोसेस है, इन पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके बाद आइसोबेरिक प्रोसेस। तो इनके हिंदी नाम भी याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा आपसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपको वो पता होगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कहा जाए कि जब किसी गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो वह कौन सा प्रक्रम होगा, कौन सा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स इसका उत्तर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? अब आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको यही चारों नाम विकल्प में दे दिए जाएं, तो अब इसको पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आइए उन प्रक्रियाओं को समझते हैं कि किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक सिस्टम काम करता है। देखिए, जब ये थर्मोडायनेमिक्स में जब हम हीट किसी को देते हैं, सिंपल सब में एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट होता है कि हमने अगर मान लीजिए कोई सिस्टम बनाया है, कोई कंटेनर में सिलेंडर में भरा हुआ है, जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या करना है कि जो इसमें आंतरिक ऊर्जा है इसका, भाई इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। जब इसमें हीट भरेंगे, जब इसमें कुछ भरा होगा, जब इसको हम गर्म करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। लेकिन यहाँ हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि इसको हीट भी दें और इसका टेम्परेचर भी ना बढ़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका आयतन बड़ा कर देंगे ना। इसका आयतन अगर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, उस हीट पर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये तापीय जो समतापी प्रक्रम है वही इसमें काम करता है। तो कहता है कि वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिनकी पूरी अवधि में सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए तो आप समझ जाएंगे कि जैसे जब तक बर्फ पिघलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सिस्टम के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखें, जो बर्फ का टुकड़ा है वो जब पिघलना शुरू होगा तो उसका टेम्परेचर देखिए, और वो जब तक वो पूरी तरीके से पिघल नहीं जाएगा तब तक उसका जो है ताप परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसको हीट तो मिल रही है ना, कहीं से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो वो पिघल रहा है, नहीं तो पिघलेगा क्यों। लेकिन देखिए, उसको हीट मिल भी रहा है, लेकिन क्या उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, ये समतापी प्रक्रम हुआ। ठीक है, तो बॉयलर में भाप इंजन में जो होता है पानी का गर्म होना, तो भाप इंजन में बॉयलर से जल गर्म होता है, तो वो भी जो है माफ़ कीजिएगा, वो समदाबी का है, यहाँ पर गलत आ गया। मतलब जब बर्फ पिघलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती जब तक, तब तक उस निकाय के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। किसी आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा गैस द्वारा संपादित कार्य के बराबर होती है। अब आपसे कोई पूछे कि बर्फ का जो गलनांक है, अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो वो होगा समतापी प्रक्रम। क्योंकि आपको पता है कि बर्फ जब तब तक पिघलती रहेगी, जब तक पिघलती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, समान ताप बना रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही उत्तर देना है। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ हम साइंस को हम लोग जीएस में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अप्लाइड साइंस हमसे पूछा जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे लेक्चर में भी। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित न हो। यहाँ पर हम लोग हीट नहीं देंगे, जो भी आपका सिस्टम है उसको हम हीट नहीं देंगे, हमें कोई टेम्परेचर नहीं देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें आंतरिक ऊर्जा कम ज़्यादा होती है। तो देखिए, निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित न हो तो प्रक्रम रुद्धोष्म कहलाता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो आपकी वायुमंडल में गैस होती है, जब गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो वो फैल करके ठंडी हो जाती है। क्यों? क्या उसका टेम्परेचर किसी ने ले लिया? नहीं, वो क्या होता है कि वो अपनी इंटरनल हीट का यूज़ करती है।
इसीलिए वो ठंडी हो जाती है फैल करके। यानी कि वो अपने आंतरिक ताप का प्रयोग, जो आंतरिक ऊर्जा है उसका प्रयोग करती है। एक और उदाहरण पूछा जाता है कि अगर गाड़ी के टायर अगर फट जाएं तो वो ठंडे क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, जब टायर फटता है तो उस समय वो बहुत, यहाँ पर जो ये होता है उसको दाब उसका बहुत ज़्यादा होता है। जब वो अचानक से फटता है तो उसका एरिया चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल जाता है, हवा गर्म होती है। जब वो फैलती है तो उसको इतना काम करने के लिए उसको अलग से तुरंत से हीट नहीं मिल पाती है। तो जो उसके अंदर हीट होती है ना, वो उसी का यूज़ कर लेता है अपनी आंतरिक ऊर्जा का, और आंतरिक ऊर्जा का यूज़ करता है, इसलिए उसका तापमान कम हो जाता है। ठीक, तो ये आपका टायर ब्लास्ट का भी नियम जो पूछा जाता है वो किसके जरिए होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसलिए कोई भी चीज़ जब फट जाएगी अचानक से तो वो क्या होगी, वो ठंडी हो जाएगी। टायर ब्लास्ट का उदाहरण आपने देखा ही होगा। और वायुमंडल में गैस ऊपर उठने की प्रक्रिया भी आपने देखा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस से ही फैलकर ठंडी होती है। तो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बारिश होती है। तो ये भी हमने देखा हुआ है। आइए देखते हैं, तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये समायतनिक प्रक्रम क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें क्या फिक्स रहता है। अगर समतापी कहा जाएगा तो तापमान फिक्स रहेगा, मतलब जो इंटरनल है उसका मैकेनिज्म का। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो रुद्धोष्म है, तो इसमें क्या होगा, ना ऊष्मा का लेना होगा ना देना होगा, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी। जब समआयतनिक की बात करेंगे इसमें वॉल्यूम फिक्स होगा, बाकी चेंजेस होंगे। जैसे आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर कुकर में आप नीचे से उसकी हीट बढ़ा रहे हो, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं, वॉल्यूम तो वही है, आयतन स्थिर है। तो होता क्या है कि उसमें आंतरिक ऊर्जा लगातार वृद्धि है, जितनी आपने उसको एनर्जी दी उतना उसकी आंतरिक एनर्जी बढ़ती गई, अंदर बॉयल होता गया, बॉयल होता गया। अगर उसका प्रेशर सीटी के जरिए कम ना किया जाए तो क्या होगा, वो फट जाएगा। यानी कि गैसों में होने वाला विस्फोट भी किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का, समआयतनिक प्रक्रम का। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखें क्योंकि दोनों पूछा जाता है। तो प्रेशर कुकर सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है, तो एक समआयतनिक प्रक्रम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आयतन फिक्स होता है। हम उसको जब भी हीट देते हैं तो क्या होता है कि उसकी जितनी एनर्जी हमने उसको दी, तो वो एनर्जी जो है जो काम करती है, किसमें काम करेगी, आयतन तो बढ़ा नहीं पाती। यहाँ पर जो हम देखते थे कि पिस्टन को ऊपर बढ़ा देगी, क्या वो ढक्कन को ऊपर उठा पाती है, नहीं। जो आप हीट दे रहे हैं वो ढक्कन को ऊपर नहीं उठा पाता है। तो क्या होगा, इसकी आंतरिक एनर्जी को ही वो बढ़ाता जाएगा, इंटरनल हीट को। और बढ़ाते बढ़ाते अगर उसका ये प्रेशर सीटी के जरिए नहीं कम किया गया तो क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो गैसों में अगर ब्लास्ट होगा तो ये कौन सा प्रक्रम का उदाहरण हुआ, समआयतनिक प्रक्रम का हुआ उदाहरण। ठीक है, इसको व्यवहारिक तरीके से आपने समझा, जिस किताब में आपके दिया हुआ है, कोशिश किया मैंने कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है कि जो भी आप एनर्जी देंगे तो उसका कुछ भाग आंतरिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और कुछ उसके परिवेश पर काम करेगा, यानी कि कुछ वर्क भी करेगा, वो जो भी उठाएगा, बढ़ाएगा, वॉल्यूम करेगा, वो भी करेगा। और सिस्टम में हम लोग 3 सिस्टम की बात कर चुके, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में क्या होगा, ताप स्थिर रहेगा। एडियाबेटिक में न तो ऊष्मा दिया जाएगा न लिया जाएगा, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो जो काम होगा उसकी वजह से कम हो जाएगी। जो आइसोकोरिक होगा इसमें आयतन स्थिर होता है। आइए इसके बाद अगला देखते हैं, जो है वो है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम क्या होता है, तो समदाबी प्रक्रम में जिसको कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इसमें जैसे मान लीजिए आप पानी उबालने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, किसी पैन में, पतीले में आपने पानी उबालने के लिए रख दिया है, तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा ना, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप समझिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर पहले था वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब भी बना हुआ है। क्या आपने दाब को बढ़ाया, नहीं। अगर वो घटेगा बढ़ेगा ना तो चेंजेस आ जाएंगे, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ दाब में कमी आ जाएगी। तो खाना बनाने के सिस्टम में चेंज आ जाता है ना, खाना देर से पकता है, आपको पता होगा। यहाँ पे क्या है कि इस निकाय का दाब जो है वो स्थिर रहता है, इसलिए इसको समदाबी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ताप तो परिवर्तित होता है, जब ताप परिवर्तित होता है अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, यानी कि आप उसको हीट देंगे तो और गर्म होगा। तो जो अवशोषित ऊष्मा है वो आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी और आंशिक रूप से कार्य करने में व्यय होगी। तो यहाँ भी ये काम किया करेगी कि उसको, उसकी इंटरनल हीट को बढ़ाएगा पानी को, और जितना एक बार उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब क्या करेगा, उसका टेम्परेचर जो है अब उसके बाद वो भाप बन के उसको उड़ाता जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना, कि आंशिक रूप से उसका काम करने में जो उसका काम होगा
वो स्टीम में कन्वर्ट करने का होगा। जितना आप उसको हीट देते जाएंगे वो स्टीम में उसको कन्वर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, बिना दाब में परिवर्तन लाए और सिस्टम में चेंज ले आना। एक आता है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है कि कोई सिस्टम अपनी जिस अवस्था में पहले रहे, काम करने के बाद फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाए, उसी को कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। दो तरीके से काम करता है, एक हीट इंजन और दूसरा हीट पंप। जो ऊष्मा इंजन है वो दहन इंजन है एक तरीके का। ये क्या करता है, तो ये ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में लगातार रूपांतरण करता है। जो भी ऊष्मा है उसका यांत्रिक ऊर्जा में लगातार रूपांतरण, जैसे डीजल इंजन और भाप इंजन। तो इसमें होता क्या है कि एक कार्यकारी पदार्थ होता है, एक ऊष्मा स्रोत होता है और एक सिंक होता है, तीन होता है। इसको समझते हैं ऊष्मा इंजन को और उसके बाद समझेंगे प्रशीतक को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो ऊष्मा इंजन होता है ये दो तरीके से काम करता है, बाह्य दहन इंजन, एक आंतरिक दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन में भाप इंजन आएगा और आंतरिक दहन इंजन में काम करेगा डीजल इंजन। दरअसल होता क्या है कि ऊष्मा जो हमारी होती है वो उसका मैकेनिकल एनर्जी में ये उसका कंटिन्यूअस चेंज करता रहता है, तो हम उससे अपना कोई काम कर पाते हैं, मैकेनिक्स में ले आते हैं, कोई यांत्रिक ऊर्जा में काम कर लेते हैं। इसमें एक कार्यकारी पदार्थ का होना जरूरी है, जैसे डीजल को ले लिया या भाप को ले लिया, तो एक कार्यकारी पदार्थ हो गया। अभी करेगा क्या, तो एक जगह से जिसका टेम्परेचर हाई है वहाँ से ये एनर्जी को लेगा। ठीक है, लेने के बाद क्या करेगा, उसको उस एनर्जी से कुछ काम करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उस एनर्जी को जो ठंडा क्षेत्र है लो टेम्परेचर वाला वहाँ पर छोड़ देगा। तो जिस स्थिति में था टेम्परेचर लेने के पहले उस स्थिति में पहुँच जाता है। तो डीजल इंजन और भाप इंजन भी इसी का पर काम करता है कि भाप बनता है, भाप ठंडा होता है, फिर भाप बनता है, फिर भाप ठंडा होता है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है। इसमें जो कार्यकारी पदार्थ है जिस स्थिति में रहता है, जिस टेम्परेचर पर, उसी में पहुंच जाता है दहन इंजन में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन और भाप इंजन जो है वो किसके उदाहरण हैं, तो हीट इंजन के उदाहरण हैं। आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ये गर्म से ठंडे में लेके जा रहा है ना ऊष्मा। अभी देखिए, शीतल स्थान से ऊष्मा लेगा और तप्त स्थान पर, गर्म स्थान पर देगा। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि जहाँ पर जो ऊष्मा स्रोत था वो गर्म था, अब जो ऊष्मा स्रोत होगा वो ठंडा होगा प्रशीतक में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हीट इंजन और हीट पंप एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो क्या करता है ये ठंडे स्थान से लेता है हीट और गर्म स्थान को हीट देता है। ऐसा कैसे संभव है, तो ये आपके काम करते हैं रेफ्रिजरेटर और जो आपके एसी हैं वातानुकूलक। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका एक ठंडा क्षेत्र है, ठंडा स्थान है, वहाँ से जो हीट है उसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, एक मोटर की सहायता से, बाह्य ऊर्जा की सहायता से उसको ले जाकर के गर्म स्थान पर छोड़ दिया गया। तो चूँकि यहाँ का टेम्परेचर कम है तो यहाँ का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बाद में कम हो जाएगा और वो क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका क्या बन गया, शीतल स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति है। तो कहा गया कि प्रशीतक या ऊष्मा पंप ऊष्मा इंजन के ठीक विपरीत होता है। तो इसमें आपको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। इसके जो उदाहरण होते हैं वो होता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऊष्मा इंजन और ऊष्मा पंप एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल विपरीत में काम करते हैं। ऊष्मा जो इंजन होता है वो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में लगातार रूपांतरण करता है गर्म स्रोत से ठंडे स्रोत की ओर। और जो हीट पंप होता है वो जो शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर के गर्म स्थान को देने की युक्ति है। दोनों के उदाहरण को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट इंजन के उदाहरण कौन से हैं, तो डीजल इंजन और भाप इंजन। अगर हीट पंप की बात की जाए, ऊष्मा पंप के उदाहरण या प्रशीतक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वो हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, थोड़ा इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तांबे की कुंडली में फ्रेयान लिक्विड भरा रहता है। तो जो ये आपने कहा कि ये कौन उसको ऊष्मा ले जाएगा, क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो वो है फ्रेयान। तो क्या होगा, इसको उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में अचानक इसका प्रसार होता है जिसके कारण फ्रेयान ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो उसको ठंडा करता रहता है। तो इसको एक सिस्टम से गुजारा जाता है जिसके जरिए उसका जो खाद्यान्न है उसको वो ताज़ा रखता है।
और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सुरक्षित होता है। और रेफ्रिजरेटर में सामान सही क्यों रहता है? तो क्योंकि इसके अंदर आर्द्रता कम रहती है ताकि अधिक नमी के कारण वस्तुएं खराब ना हो। यही कारण है कि जब सीलन वाले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाने से वे कुरकुरे हो जाते हैं। तो ये एक इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम का आपका उदाहरण दिया था, जो ऊष्मा इंजन है और ऊष्मा पंप है। अभी ये थोड़ा सा जो यहाँ इन्फो बॉक्स दिया गया है इसको हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग एसी को देख लेते हैं। एसी क्या करता है कि जो वातानुकूलक है एसी है वो भी ऊष्मा पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपसे यही उदाहरण दे देगा कि वातानुकूलक जो है वो ऊष्मा पंप न देकर के ऊष्मा इंजन ले ले के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो चूंकि जो एसी है वो ठंडी जगह से गर्म लेके जाता है ना, तो वो ऊष्मा पंप, हीट पंप, प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है ना, तो इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो क्या करता है कि यह ताप एवं आर्द्रता नियंत्रित करके वातावरण को शरीर के अनुकूल एवं आरामदेह बनाता है। आइए देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम में 2 स्टेटमेंट आते हैं, इनको समझते हैं। दरअसल कई ऐसे प्रक्रम हैं जो पहले नियम को फॉलो नहीं करते हैं कि जितनी एनर्जी दी गई वो कोई ना कोई काम करेंगे, यानी कि एनर्जी का काम में कन्वर्जन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो एक है केल्विन प्लैंक कथन। ये ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, दरअसल क्या है कि ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को ये व्यक्त करता है। तो इसमें पहला ये होता है 2 कथन के रूप में, इसको जो ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा है वो 2 तरीके से हो सकती है, व्यक्त कर सकते हैं। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका परिणाम केवल किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके उसे पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना है। अब ये आपको बड़ा ऐसा लगा, देखिए हम इसको आसान भाषा में समझा देते हैं कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज इम्पॉसिबल है। यानी कि जो आपने हीट दिया है उसको पूरी तरीके से आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भाग उसका रह जाएगा, तो कंप्लीट चेंज नहीं हो सकता। यही कहता है पहला, यही यहाँ कह रहा है कोई प्रक्रम संभव नहीं जिसका परिणाम केवल किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके पूर्णतया कार्य में रूपांतरित करना है। तो केल्विन प्लैंक का कथन क्या कहना है, एक लाइन में याद रखें, इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको आसानी से मिल भी जाए। ठीक है, अभी मैं इसको दिखा देता हूँ कि पहला कथन को आसान भाषा में क्या कहेंगे। तो ये हमने पेन से मार्क कर दिया है कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, ये कहते हैं केल्विन प्लैंक का कथन। दूसरा है क्लासियस का कथन है, और ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के 2 कथन हैं ये। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या दिखाता है? ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है दूसरा कथन? दूसरा कथन कहता है, पढ़ लेते हैं पहले, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका परिणाम ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरण हो। यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस संभव नहीं है जिसका परिणाम ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरण हो। आसान भाषा में समझिए कि कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती ऊष्मा, जब तक कि इसके लिए कोई बाह्य स्रोत का उपयोग न किया जाए। अब समझिए, जब ठंडा क्षेत्र हो कोई, तो क्या ठंडे से एनर्जी गर्म क्षेत्र में अपने आप चली जाएगी? नहीं, उसके लिए कोई ऊर्जा का बाह्य स्रोत होना जरूरी है। तो तभी जब ऐसा होगा तभी वो रेफ्रिजरेटर और एसी का काम कर पाएगा। तो देखिए क्लासियस का कथन क्या कहता है कि ऐसा कोई भी संभव प्रक्रम नहीं है कि जो बिना इस बाह्य ऊर्जा स्रोत के अपने आप ले जाके ठंडा कर दे। ऐसा होता तो फिर हमें एसी और फ्रिज की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो इसलिए कहता है क्लासियस कथन क्या कहता है कि ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है कि ऊष्मा कम ताप से अधिक वस्तु से ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित हो। ठीक है, कम से अधिक की ओर जब भी ट्रांसफ़र करना होगा तो बाहरी स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही 2 कथन हैं, और ये द्वितीय नियम यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज में इसी को समझाया गया है कि किसी की ऊष्मा इंजन की दक्षता जो है n=1 नहीं हो सकती। ऊष्मा पंप प्रशीतक का निष्पादन गुणांक जो है वो अनंत के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि तीसरा नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता। परम शून्य का तापमान कितना होता है? 0 केल्विन। ठीक है, ये हमने आपको पहले पढ़ाया है।
अब इसमें 2-3 इन्फो पॉइंट शेयर किए गए इन्फो बॉक्स में, इनको देख लेते हैं। संतृप्त वायु किसे कहते हैं? तो संतृप्त वायु ये है कि एक निश्चित ताप पर अधिकतम जलवाष्प से युक्त वायु संतृप्त वायु तथा यह अवस्था वायु की संतृप्त अवस्था कहलाती है, यानी कि अब उसमें और आर्द्रता नहीं आएगी। और ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता क्या है? तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता होगी। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? तो तुलनात्मक भौतिक राशि है। इसमें क्या होता है कि जितनी उस आयतन में जलवाष्प है, ठीक है, उसी ताप पर उसको अगर सैचुरेटेड करना है तो जितनी आवश्यक वाटर वेपर होगी कि उतनी और ह्यूमिडिटी मिल जाए, वो बराबर हो जाए, 100% हो जाए, तो सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाएगी तो क्या होगा? बारिश होगी। इसको हाइग्रोमीटर से नापा जा सकता है। तो तुलनात्मक भौतिक राशि है ये। तो हमने यहाँ ऊष्मागतिकी को देखा। व्यवहारिक तौर पर इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि ऊष्मागतिकी किसका संबंध है? यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध का। जो इसका जीरोथ लॉ है वो क्या है? तो जीरोथ लॉ हमने आसान भाषा में आपको बताया कि अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा ऊष्मा का प्रवाह जब तक कि तापीय संतुलन स्थापित न हो जाए। प्रथम नियम क्या कहता है कि जो भी हम ऊष्मा देंगे वो कुछ निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, कुछ परिवेश पर काम करेगा। द्वितीय क्या कहता है? वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है। इसमें दो आपके कथन आ जाते हैं, प्लैंक का कथन आ जाएगा। तो आसान भाषा में भी हमने उसको आपको समझाने की कोशिश करी कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक में ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। और क्लासियस का भी कथन बताया कि ऐसा कोई भी सिस्टम संभव नहीं है कि किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए बिना किसी स्रोत के। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा बात ये बताया कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का निर्माण जो है वो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। तो हमने कई इसमें पॉइंट ऐसे बताने की कोशिश करी जो आपको किताब से समझ में नहीं आते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग ऊष्मा और ऊष्मागतिकी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी हल करेंगे। तो यहाँ से आप इसको अगले वीडियो में पढ़ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।